Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Kautilya Academy, Jabalpur branch. I am Nisha Siddha and I'll be taking up the topic pronouns for various competitive exams today. तो आइए देखते हैं कि pronouns होते क्या हैं. अगर एक definition देखी जाए pronouns की तो स्कूल लेवल पर हमने पढ़ा है कि pronoun वो words हैं जो कि किसी भी noun को replace करते हैं. Noun के बदले यूज़ होने वाले words pronouns कहलाते हैं. ठीक है, ये हमने बहुत बेसिक लेवल स्कूल में एक डेफिनेशन जो पढ़ी है. सो बेसिकली प्रोनाउन का काम क्या है? प्रोनाउन का काम ये होता है कि हम रिपीटिशन को अवॉइड करें. जैसे अगर कोई बड़ा पैराग्राफ लिखा है, उस बड़े पैराग्राफ में हमको एक ही नाम को बार बार दोहराना पड़े तो उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. ये तो हो गई डेफिनेशन पार्ट. नाउ जब हम प्रोनाउन को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एमपीएसआई का एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो उसको समझने के लिए हम इसके टाइप्स पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. पहले तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी कि अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, फिर उस पे बेस्ड जो रूल्स हैं और उस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो देखेंगे. तो स्टार्ट करेंगे इसमें पहला टाइप से, जो कि कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन. ना जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स है. अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई जाएगी. उस टेबल में आप देखोगे कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ना ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में ये वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन की बात करूं, तो सब्जेक्टिव केस में वर्ड्स आते हैं आई एंड वी. सेकंड पर्सन में वर्ड आता है यू. फिर आता है थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे. वही अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव केस में वर्ड्स आते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम. नो पर्सनल प्रोनाउन के ये हो गए 2 केसेस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस. इसका थर्ड केस जो है वो है पजेसिव केस. वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, वो आपको टेबल में दिख रहा है, बट उसके क्वेश्चंस और रूल्स हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. ना पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है. सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का मतलब है जब एक प्रोनाउन को आप सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो तो उसका केस सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव. एंड सेम गोज़ फॉर ऑब्जेक्टिव केस, कि अगर एक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में. दैट मीन्स अगर एग्जामिनर को एक क्वेश्चन बनाना है तो वो इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनाएगा. जहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाएगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव केस चाहिए वहाँ सब्जेक्टिव केस लगाएगा. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, हरीम एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स. हम अक्सर लोगों को मी का गलत यूज़ करते देखते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर आप देखो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हरी और मैं. हरी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट मैंने यहाँ पे मी का यूज़ किया है. आप टेबल में देखोगे तो मी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है. तो ये यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे आना चाहिए आई. दूसरा एक एग्जाम्पल, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. अक्सर लोग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ोटो डाली अपनी खुद की और अपने एक फ्रेंड की और उसको टैग कर दिया मी एंड माई फ्रेंड. ऐसा अक्सर आपने देखा होगा अलग अलग सोशल पोस्ट पे. नो ग्रामेटिकली अगर आप देखो तो इस फोटोग्राफ का सब्जेक्ट कौन है? मैं और मेरा दोस्त. ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. दैट मीन्स मैंने मी को यहाँ पे गलत लिखा है. एक अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट पीपल डू, यहाँ पे आई होना चाहिए, बिकॉज मी इज़ एन ऑब्जेक्ट. मी का मतलब है मुझे.
आई का मतलब होता है मैं, तो मैं और मेरा दोस्त मैं मी से नहीं बल्कि आई से बताऊंगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालो अपने लिए तो मी वॉचिंग अ मूवी नहीं लिखेंगे, आई वॉचिंग अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स ऐसा लिखेंगे। ओके तो ये हो गई बात सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस की। एक ऑब्जेक्टिव केस का क्वेश्चन अब मैं बताना चाहूँगी। यू आर नॉट टॉकिंग टू दे, यू आर नॉट टॉकिंग टू दे। ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्जेक्ट है हमारा यू, ना इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है दे जिससे बात हो रही है, बट दे सब्जेक्टिव केस होता है, इसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना चाहिए, तो यहाँ दे नहीं आएगा, देम आएगा। ना एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, ये जो मी वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि अरे हाँ यार अभी तक तो ये हम गलत पढ़ते आए थे, गलत लिखते आए थे, अब हम सही लिखेंगे। तो इसमें वो ओवरलुक कर जाते हैं कि जहाँ भी मी होगा वहाँ आई लगा दिया। ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर जब आपने मी का यूज़ किया है तो वो गलत कहलाता है, बाकी जगहों पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ आप मी ही लिखोगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट रूल जो है अबाउट प्रेपोजिशन, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो केस है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर कोई प्रेपोजिशन है लाइक टू, इन, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, इस तरह का कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ किया गया है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में आप मी का ही यूज़ करोगे, ना कि आई का। फॉर एग्जाम्पल, दिस सीक्रेट is between you and I, ये लिखा मैंने, this secret is between you and I। now between is a preposition, that means मैं यहाँ पे you and I नहीं लिखूँगी, you and me लिखूँगी, क्योंकि किसी भी preposition के बाद आने वाला केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन होगा, ना कि सब्जेक्टिव केस, और I एक सब्जेक्ट है। सो दिस इज एन एरर बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम पर्सनल प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेस्ड होते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन पे। नाउ ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन है कि अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने कॉमा या एंड से ज्वाइन किया है, तो उस केस में उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट का एक ऑर्डर होगा, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड 2, 3, 1। ये ऑर्डर हम कब यूज़ करेंगे? दिस ऑर्डर विल बी यूज्ड फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस ओनली। प्लूरल के केस में हम 2, 3, 1 का यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ 2 का मतलब क्या है? जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सो सेकेंड पर्सन मीन्स यू, थर्ड पर्सन मीन्स he, she, it और एनी सिंगुलर नाउन। ये मैं एनी सिंगुलर नाउन इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि किसी भी नाउन के बदले हम थर्ड पर्सन का वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन वर्ड मतलब ही, शी, इट या दे का ही यूज़ करते हैं। कोई लड़का हुआ तो आप उसके बदले ही का यूज़ करते हो, कोई लड़की है तो आप उसके बदले शी का यूज़ करते हो। पेन, कॉपी, कार, बुक, ऐसी कोई वर्ड लिखा है तो उसके बदले आप इट का यूज़ करते हो। कोई प्लूरल नाउन है, चाहे वो स्टूडेंट्स लिखा हो, चाहे ट्रीज़ लिखा हो, चाहे कार्स लिखा हो, हम उसके बदले दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाउन के बदले यूज़ होने वाला वर्ड होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है इसलिए मैंने सिंगुलर नाउन लिखा है, और आई में फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा वर्ड आई। सो इन केस एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउंस हैं जो कि कॉमा या एंड से जुड़े हैं, तो उसका ऑर्डर होगा 2, 3, 1। ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन के केस में आपको यूज़ करना है। जब हम प्लूरल की बात करेंगे, फॉर प्लूरल प्रोनाउंस द ऑर्डर इज़ वेरी सिंपल। फॉर प्लूरल प्रोनाउंस द ऑर्डर इज़ 1, 2, 3। यहाँ पे 1 का मतलब होगा वी, 2 का मतलब सेम है यू, एंड 3 विल बी दे और प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन।
So in order of plural pronoun, in questions related to plural pronoun, the order will be 1, 2, 3. That means पहले we का use करोगे, फिर you, and then they or plural noun. Now there is an exception to this rule. The exception says that अगर किसी sentence में mistakes की बात हुई है, चाहे mistake करने की, चाहे उसको accept करने की, then the order of that sentence will be 1, 2, 3. In case of mistakes, the order will not be 2, 3, 1, but it will be 1, 2 and 3. Now एक example से इसको समझते हैं. For example, मैंने ये sentence लिखा है, Riya and you have been watching TV for 2 hours. Now the sentence, subject of this sentence is Riya and you. Riya कौन सा person होगा? Riya will be third person and you is second person. So what is the order that is given in the question? It is 3 and 2, but the order should be 2 and 3. So this is a question based on error. The correct order becomes you and Riya. I hope this question is clear. Now अगर हम exception की बात करें, the exception about mistakes, this says कि एक sentence में order 1, 2, 3 का follow होगा अगर उसमें किसी mistake को करने की या मानने की बात हो रही है. ठीक है, so mistake का एक example देखते हैं. Same sentence if I write with Riya and you feel sorry for our misbehavior. So Riya and you feel sorry for our misbehavior. इस given question में again the order is Riya is third person and you is second person, but feel sorry लिखा है मतलब mistakes की बात हो रही है, तो the order should be 1, 2 and 3. So यहाँ पे भी you and Riya will be the correct answer. So this was about order of pronoun. So personal pronoun में हमने अभी 2 rules देखे. One was subject should be in subjective case, object should be in objective case, and the second is a preposition is always followed by objective case of pronoun, and the third rule was based on order of pronoun. Now we'll move to the next topic now. Next rule on pronouns. The next rule is based on possessive case. The possessive case of pronoun possessive case of pronoun. Now again, जैसा मैंने आपको बताया, me is a very common error that people do while using it as a subject. There is another question, another rule that people forget based on possessive pronoun. Now आपको मैंने पहले टेबल में दिखाया था subjective case and objective case. There were other 2 columns in that table. One is possessive pronoun and possessive adjective. Now what is a possessive pronoun? Now किसी भी noun में जब आप एक ownership बताते हो तो that is called possession. So that will be termed as possessive case of pronoun. Every noun can have a possessive case, a pronoun can have a possessive case and an adjective can have a possessive case. But जब भी आप noun का possessive case बनाते हो तो उसका रूल हमने noun में पढ़ा है that apostrophe s और of का यूज़ करके possessive case of noun बनता है. ना जब बात आ रही है pronoun की, so अक्सर लोग students possessive pronoun और possessive adjective को confuse हो जाते हैं. Why? I'll tell you the reason. Now see, pronoun की first definition ही हमने पढ़ी है कि pronouns are words which replace nouns. They are not used with nouns, they are used instead of nouns. वो noun के साथ use नहीं होते, वो noun के बदले use होते हैं. That means possessive case of pronoun में जो भी words आएंगे, for example, आप टेबल में भी देखोगे mine, your, our, his, her and their. ये जो वर्ड्स है ये कहलाते हैं possessive case of
प्रोनाउन। ना क्योंकि ये नाउन के बदले आते हैं, इनके साथ, सॉरी देयर इज अ करेक्शन हियर, योर्स, आर्स, हर्स एंड देयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट possessive pronoun. Initially I had written possessive adjective. So if I simply write yours dress looks pretty, yours dress looks pretty. Now yours is a possessive pronoun. So एक pronoun को हम noun के साथ नहीं, noun के बदले यूज करते हैं. यहाँ dress एक noun है, तो ये yours word यहाँ नहीं आ सकता. This is incorrect. We will use your. Your dress looks pretty because it is a pronoun. Yours is a pronoun. Pronoun cannot be used with noun. So इसी से हमारे को दूसरा मिला हमारा possessive adjective. possessive adjective में क्या वर्ड्स आएंगे? विदाउट एस वाले वर्ड्स आएंगे. my, your, are, his, her, its and their. ये मैंने पहले भी टेबल में आपको बताया है. So these are called possessive adjectives. Now possessive adjective noun के साथ आते हैं, noun के बदले नहीं आते हैं, क्योंकि adjective हमेशा noun के लिए यूज़ किए जाते हैं और pronoun noun के बदले आते हैं. That is how if I give you my book, it is correct. But if I write mine book, it is wrong because mine एक pronoun है. pronoun के साथ noun नहीं आ सकता. And mine is an adjective. इसके साथ एक noun आ सकता है. One of the questions is this. The other mistake that people commonly make is स्कूल में हम लीव एप्लीकेशन लिखते वक्त नीचे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ऐसा योर्स फेथफुली, योर्स रिस्पेक्टेड ऐसे वर्ड्स लिखते हुए. नाउ योर यहाँ मैंने लिखा है विच इज़ एन एडजेक्टिव. अपोस्ट्रोफे एस मैंने आपको बताया किसके लिए यूज़ किया जाता है. अपोस्ट्रोफे एस मैं इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊँगी क्योंकि नाउन का पार्ट है. बट वी नो दैट अपोस्ट्रोफे एस इज़ यूज फॉर नाउन्स. ये नाउन के लिए यूज़ होते हैं. तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ मैं किसी भी पजेसिव वर्ड के साथ नहीं कर सकती. ना मैं इसको प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकती हूँ, ना मैं इसे एडजेक्टिव के साथ यूज़ कर सकती हूँ. सो द करेक्ट आंसर हियर इज योर फेथफुली, ना कि योर्स फेथफुली. सो दैट इज अबाउट पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन. So with this we have covered the topic of one type of pronoun which is personal pronoun. Now we'll move to the next type. The next type is called, it's a very simple pronoun which is called reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun में दो pronouns आते हैं which are called each other and one another. each other and one another. रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाता है दो वर्ड्स के बीच में. इसको आप हिंदी में कह सकते हैं आपस में. इसको इस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ईच अदर या फिर वन अनदर का यूज़ करते हैं. जब हम ईच अदर की बात कर रहे हैं तो ईच अदर इज़ यूज फॉर टू. दो के बीच में आपस में बताने के लिए ईच अदर का यूज़ होगा. दो से अधिक, मोर देन टू के लिए हम वन अनदर का यूज़ करेंगे. सो क्वेश्चन इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम हियर दैट द क्वेश्चन विल बी, जहाँ दो की ज़रूरत है वहाँ वन अनदर लगा दिया, जहाँ दो से अधिक लिखा है वहाँ ईच अदर लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द टू ब्रदर्स फॉट विथ ईच अदर, या फॉट विथ वन अनदर कर देते हैं इसे. The two brothers fought with one another. The question is talking about two brothers. और यहाँ मैंने word लिखा है one another. One another का more than two के लिए यूज़ होता है और each other is used for two. So क्योंकि यहाँ two brothers है, मैं इसको one another की जगह each other कर दूँगी. Simple question from reciprocal pronoun. So that is the second type of pronoun that we have covered here. I'll move to the next type now. The third type is called relative pronoun.
नाउ रिलेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड्स आते हैं वो है हु, whom, whose, which and that. Who, whom, whose, which, that, ये जो WH वर्ड्स हैं प्लस दैट इज एन एक्सेप्शन, इनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू जॉइन, which are used to establish a relationship between two clauses or two parts of a sentence. They will not be used to ask questions. जब आप question के लिए इसको use कर रहे हो who को, तो it becomes an interrogative pronoun. Here we'll use who to join a sentence, to make a relationship with some parts of the sentences. Okay? Now the first thing about who, whom and whose is that for humans we use who, whom and whose. For things and animals and infants, small babies, we use which and here will be of which. I'll explain it to you later कि ये कैसे हमने लिखा है. So I'll make this a table. So for humans we use who, whom, whose and noun. For things, animals and infants we will use which and noun plus of which. Now where are we going to use who, where are we going to use whom, इसको हम अभी समझते हैं. The first thing is मैंने subjective column में who को लिखा है. That means किसी भी subject को replace करने के लिए एक sentence के बीच में हम who का use करेंगे. ठीक है? So if I take an example of this sentence, The girl who stole my purse was Riya. वो लड़की जिसने मेरा पर्स चुराया था वो रिया थी. ठीक है? अब यहाँ सेंटेंस के बीच में हुआ है. आपको क्या चेक करना है? जब भी सेंटेंस के बीच में हु आ रहा है तो इसके पहले का वर्ड ह्यूमन है या नहीं. इफ़ इट इज़ अ ह्यूमन वर्ड और अ लिविंग वर्ड देन हु इज़ करेक्टली यूज्ड. द सेकेंड थिंग दैट यू विल चेक इज, आई विल चेंज दिस टू हु हैज़ स्टोलन. The second thing that we'll check is, since the girl is the subject of this sentence, who के बाद जो verb आया है it should match to the subject before the word who. इसको हम antecedent कहते हैं. So who के पहले का जो word है girl के according यहाँ पर जो verb है वो होना चाहिए. So girl is singular and I've used the verb has stolen which is singular. So two things that you will keep in mind when there are questions based on who. First is who के पहले का word human होना चाहिए and second is who के बाद जो verb है वो according to the word जो who के पहले उस पे based होना चाहिए and that is subject verb agreement chapter पे based question. Okay? So अगर who के पहले का word animal है या thing है then we will not use the word who, will use the word which. For example, if I say a sentence is the movie The movie who you watched today is nice. वो मूवी जो तुमने आज देखी है वो अच्छी है. तो यहाँ who के पहले का वर्ड क्या है? मूवी. Movie is not human, it is a thing. So we cannot use the word who. It will be which. Now this was about who and which. इंटरचेंज करके क्वेश्चन आ जाएगा. जहाँ human है वहाँ which लिख दिया, जहाँ animals है या things है वहाँ पे who लिख दिया. या फिर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो और वहाँ पे who वर्ड दे दिया. ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए whom वर्ड का यूज़ करेंगे. ठीक है? जैसे कि
द कैंडिडेट हु दे हैव हायर्ड इज़ अ ब्लाइंड वुमन। यहाँ पे जिस कैंडिडेट को उन्होंने हायर किया है वो एक ब्लाइंड वुमन है, मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम हु की जगह हुम का यूज़ करेंगे, बिकॉज दे ने किसका सिलेक्शन किया है, दे इज़ द सब्जेक्ट, वुमन का सिलेक्शन हुआ है, दैट मीन्स शी इज़ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट के बदले जो वर्ड आएगा वो हु नहीं हो सकता, वो हुम होगा। ओके, सो दिस वॉज अबाउट हु, विच एंड हुम। Then there are some questions which are based on the exception, which is that. Exception that क्या है? Exception ये है that कुछ ऐसे words हैं जिनके होने पर ना who का use होगा, ना whom का use होगा, ना which का use होगा, but we will use the word that. ऐसे रूल, ये रूल किन words के लिए बनाया गया है? If the antecedent has the word the same, the only, everything, anything, nothing, superlative degree of adjective, all, major, minor, the few, the little, इन words के होने पर आप ना who का यूज़ करोगे, ना which का यूज़ करोगे, ना whom का यूज़ करेंगे, बल्कि हम इन questions में that का यूज़ करेंगे। Let's take an example. This is the same dress which I was looking for. This is the same dress which I was looking for. Now dress is a non-living thing. It comes under the category things. So ideally which word is appropriate? Non-living के लिए हम which का use करते हैं, but क्योंकि इसके पहले the same आ गया है, हम यहाँ which का use नहीं कर सकते, यहाँ पे that का यूज़ होगा। अगर वहाँ the same word नहीं होता तो आप ड्रेस के लिए which का यूज़ करते। the same आ जाने पर हम वहाँ पर that relative pronoun का यूज़ करेंगे, ना कि which. So this was based on exception that. So I hope who, whom, which and that based questions rules are clear to everybody. Who will replace a human, which will replace an animal or a thing or a small baby, who will always be used instead of a subject, and whom will be used instead of an object. Okay, that is based on the exceptions कि कुछ nouns जिनके पहले the few, the little, superlative degree, major, minor, all, the same, the only लिखा है, everything, something लिखा है, तो उन जगहों पर ना who का यूज़ होगा, ना which का यूज़ होगा, बल्कि हम that का यूज़ करेंगे। ठीक है, reflexive pronoun. So reflexive pronouns are those words which end in self or selves. Self और self ending words को हम कहते हैं reflexive pronouns. Self और selves ending words are called reflexive pronoun. I have shown it in the table before also. हर pronoun का अपना एक reflexive form होता है। आप टेबल में देखोगे तो I का myself, you का yourself, we का ourselves, he का himself, she का herself, it का itself and they का themselves होता है। ना यहाँ आपको self और selves जब मैंने लिखा है तो इससे ऑलरेडी हमें क्लियर हो रहा है कि एक सिंगुलर वर्ड है और एक प्लूरल है। That means all the singular pronoun will take the word self and all the plural pronouns will take the word selves. So अगर हम कभी भी ourself word को यूज़ करते हैं, so our is a plural word, उसके साथ self नहीं आ सकता। We should always use the word ourselves. First thing, ठीक है। Secondly, जितने reflexive word हैं वो वर्ड कभी भी अकेले किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते। उनका प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होना ज़रूरी है, तभी हम उसके रिफ्लेक्सिव वर्ड को यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस में। बहुत सारे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त ऐसे बोलते हैं, माई सेल्फ निशा सिद्धा, ये सोचकर कि ये फैंसी साउंड करेगा। माई नेम इज़ निशा सिद्धा बोलना या आई एम निशा सिद्धा बोलना
से ज़्यादा फैंसी साउंड करेगा, बट दैट इज़ इनकरेक्ट ग्रामर. यू कैन नॉट यूज़ द वर्ड माई सेल्फ अलोन. आई का होना ज़रूरी है, तभी मैं माई सेल्फ वर्ड को यूज़ कर सकती हूँ. ठीक है. सो इफ़ आई सिंपली राइट यू एंड माई सेल्फ have been working hard. If I simply write this sentence that you and myself have been working hard, so I cannot write this sentence like this because myself का I यहाँ पर है ही नहीं. So as a subject I will use the word I here. I cannot use the word myself here. So that is the first rule of reflexive pronoun, that you cannot use these words alone in a sentence. The second rule says that अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बदले एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होना चाहिए. दैट मीन्स हमने अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई रूल पढ़ा है कि विच से दो सब्जेक्ट्स अगर जॉइंड है तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रखते हो. तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया उस सेंटेंस में तो वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा. हम उसको सिर्फ एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते. जो रूल आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करोगे. इनफैक्ट दिस इज़ नॉट ओनली फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. हम कोई भी पजेसिव वर्ड भी अगर यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, देन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ओनली. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका पजेसिव वर्ड प्लूरल होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई है, तो उसका रिफ्लेक्सिव वर्ड माई सेल्फ होगा. अगर कार लिखा है, कोई नाउन है, तो वो ही शी इट दे के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव वर्ड होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द कार ब्रोक डाउन द कार broke down oneself. So car is a thing. So car के लिए मैं it के फॉर्म को यूज़ करूँगी. The word it will be used for car, क्योंकि कार के लिए अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो सिंगुलर के केस में it आएगा, प्लूरल के केस में they आएगा. So when car will use the word it, तो यहाँ पे oneself word नहीं आ सकता. इसको मुझे itself ही लिखना है. I cannot use the word oneself here. Okay. Now the third rule based on reflexive pronoun says that there are some verbs rather, which use a reflexive pronoun if they are followed by a preposition, and there are some words which will use a reflexive pronoun if there is no object of that verb in that sentence. Okay. Now I am going to discuss those words individually here. The first word that I'll discuss here is enjoy. Now the word enjoy uses reflexive pronoun in some sentences, and in some sentences we don't use any reflexive word with the word enjoy. Where will we use the word reflexive word here? There are three rules for the word enjoy. The first rule is if enjoy has no object. I just say that we enjoyed. Then use a reflexive pronoun. If enjoy has no object, we will use a reflexive pronoun. If enjoy has an object, but there is no preposition with that object, then we will not use any reflexive word. No reflexive pronoun. But if enjoy is followed by a preposition and then an object, then in this case after the preposition use a reflexive pronoun. Let's take an example to understand this whole concept. See, if I just write we enjoyed very much, there is no object of enjoy here. हमने बहुत enjoy किया. क्या enjoy किया नहीं पता. So when enjoy has no object, use a reflexive pronoun. It is mandatory to use a reflexive pronoun. So we का reflexive word हम यहाँ पर add कर देंगे. We enjoyed ourselves. Okay. But if I give a sentence, we enjoyed the party, या we enjoyed the concert. So यहाँ enjoy का एक object है concert, but enjoy के बाद कोई preposition नहीं है, तो यहाँ हम किसी भी reflexive word को use
नहीं करेंगे, there will be no reflexive word used here. However, if I write a similar sentence with object but using a preposition, we enjoyed at the party. At is a preposition. So जब enjoy के बाद मैंने at को use किया है तो enjoy के साथ एक reflexive word यहाँ पे add होना compulsory है. So we'll write we enjoyed ourselves at the party. So that is the rule about the word enjoy, that enjoy will use a reflexive pronoun if there is no object, it will use a reflexive pronoun if there is a preposition with the object, but in case there is an object without the preposition, we will not use any reflexive pronoun. Okay. So this was about one of the verbs, which is enjoy. A similar rule exists for some other verbs, which are avail, introduce, absent, present, resign, reconcile, adapt, hurt, pride, content, acquit. All these words will use a reflexive pronoun. All these words will use a reflexive pronoun plus reflexive pronoun when followed by a preposition. When followed by a preposition. If there is no preposition, we will not use a reflexive word. See. I introduced to the director of Kautilya Academy. मैंने ये दिया sentence. I introduced to the director of Kautilya Academy. Now introduce के बाद to आ गया. To is a preposition. Then we will add the word myself here. So I introduced myself to the director of Kautilya Academy. तो ये था हमारा अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सो पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, reciprocal pronoun and reflexive pronoun we have covered. The next that we will cover is indefinite pronoun. Indefinite pronoun is a very simple pronoun. There are 12 words under this pronoun, which are someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, and the last one is no one, nobody and nothing. So all these 12 words are called indefinite pronoun. So in words के लिए rule क्या है, that all these words are treated as third person singular number. Third person singular number. So हम इसके बदले जो रूल ही शी का लगाते हैं, ही शी और इट का यूज़ करते हैं, वही रूल इन वर्ड्स के बदले यूज़ होंगे. Now because they are third person singular number, जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे तो आप इसके साथ यूज़ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करोगे, ना कि प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से एवरीवन लुक हैप्पी टुडे, so subject of the sentence is everyone. So everyone is a third person singular number and look is a plural verb. So everyone looks happy today. Okay. Or there may be a question like someone has lost their purse. Now someone is the subject, has is a singular verb which is correct, but मैंने आपको बताया कोई भी reflexive word या कोई possessive word जो subject के बदले आएगा वो आपको subject के according ही रखना है. So someone is singular, I cannot use the word their here, I should use either his or hers.
her, not hers, his or her purse. So this is about indefinite pronoun. The next pronoun, the last pronoun that I'll discuss for this session is, it's called distributive pronoun. So distributive pronoun में जो वर्ड्स आते हैं, आप सब ने सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर जब पढ़ा होगा तो उसमें इन वर्ड्स को हमने इन वर्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं. द वर्ड्स आर आइदर, नाइदर, एनी और एनीवन, none, each and every. So these words are called distributive pronoun. Now what is either? Either means दो में से एक. Neither means दो में से कोई नहीं या कुछ नहीं, दो में से ज़ीरो. बट अगर कई में एक बताना है, वन आउट ऑफ मैनी, तो हम एनी या एनीवन का यूज़ करेंगे. ज़ीरो आउट ऑफ मैनी, कई में कोई नहीं या कुछ नहीं बताना है, तो हम नन का यूज़ करेंगे. और ईच और एवरी जो वर्ड्स हैं हिंदी में ये कहलाते हैं प्रत्येक, हर एक. सो इसके साथ यूज़ होने वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर ही होगा. नो द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर बेसिकली, दो की बात हो रही है और वहाँ पे एनी का यूज़ कर लिया जहाँ पे आइदर आना चाहिए था. दो से अधिक की बात हो रही है और वहाँ पे नाइदर का यूज़ कर लिया, वहाँ पे नन आना चाहिए था. सो क्वेश्चंस वेयर more than two is talked about or more than one is talked about and we are using the word either or neither, we have to see the number and accordingly choose which word should be used there. So if I say any of the twins has been hired. Any of the twins has been hired. Now twins means we are talking about two. So when we are talking about two, दोनों में से किसी एक को हायर कर लिया गया है. So दो में से एक बताने के लिए I cannot use the word any, I have to use the word either here. So either of the twins has been hired. Similar question is based on neither and none. So this is about distributive pronoun. So I'll start with the first question. The first question is, the two sisters loved one another very much. The sentence says the two sisters loved one another very much. Now this is a question from find error section. So हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दैट वन अनदर का यूज़ हम दो से अधिक के लिए करते हैं और ईच अदर का यूज़ हम दो के लिए करते हैं, आपस में कॉन्सेप्ट को बताने के लिए. सो क्योंकि इस क्वेश्चन में टू सिस्टर्स लिखा है, पार्ट बी में वन अनदर की जगह हम ईच अदर का यूज़ करेंगे क्योंकि टू सिस्टर्स क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ़ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन. If I were him, I would teach him a lesson. Now यहाँ पर आप देखो if I were him लिखा है. I is a subject, जैसा कि हमने देखा था I is a subjective case and उसका objective case me होता है. So जब मैं I को imagine कर रही हूँ तो एक subject अपने आप को subject से ही imagine करेगा, ना कि object से, और him objective case होता है. So I अपने आप को imagine करेगा subjective case से, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम हिम की जगह पार्ट ए में ही कर देंगे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ऑल द वर्क हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी. नाउ पर्सनल प्रोनाउन का एक रूल पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में दैट किसी भी प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करते हैं. सो इस क्वेश्चन में बिटवीन इज़ अ प्रेपोजिशन और बिटवीन के बाद यू एंड मी लिखा है. यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है तो उसमें तो कोई एरर हो ही नहीं सकता. और हम अगर मी की बात करें तो मी इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्टिव केस. सो दिस क्वेश्चन हैज़ नो एरर. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ नो एरर.
Now let's move to the next question. The next question is, the ant who is nearby walked forward and bit the hunter sharply in the ankle. ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए हु वर, बी हु वॉज, सी विच वॉज, डी विच इज एंड ई नो करेक्शन रिक्वायर. ना आप देखोगे हु के पहले का वर्ड यहाँ एंट है. रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको रूल बताया, जब भी सेंटेंस के बीच में हु आएगा तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज यू विल चेक वेदर द वर्ड बिफोर दैट वर्ड, द एंटीसीडेंट ऑफ हु इज ह्यूमन और अ थिंग. सो एनिमल्स के केस में मैंने आपको रूल बताया कि एनिमल्स, बेबीज और थिंग्स, इन्फेंट्स और थिंग्स के लिए हम हु का यूज़ नहीं करते हैं, विच का यूज़ करते हैं. सो हु इज़ के बदले यहाँ पर विच आएगा ना. एंट इज सिंगुलर, so there are two options, C which was and D which is, both of which can be used for the word ant, क्योंकि which के साथ singular word दोनों ही केस में लगा है. Now let's look at the sentence once again. If the sentence is in present tense or past tense, so the ant who is nearby walked forward and bit the hunter sharply in the ankle. Already bite कर चुकी है ant, that means हम past tense में बात कर रहे हैं. So which is ना होकर यहाँ पे option C which was is the correct answer. Let's move to the next question. Next question is, they dreamed of a society where everyone were equal. They dreamed of a society where everyone were equal. Now option A says instead of everyone were, A everyone were, B everyone is, C everyone had and D everyone was. Option E says नो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड. नो मैंने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में. सो एवरीवन, समवन जैसे जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगुलर कहलाते हैं. बिकॉज दे आर सिंगुलर वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. सो इन दिस केस एवरीवन के बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए. यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए में वर्ड लिखा है वो यूज़ नहीं होगा. बी में और डी दोनों में ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया, एवरीवन इज़ एंड एवरीवन वॉज. सो बिकॉज दे आर ड्रीमिंग ऑफ अ सोसाइटी, ये हुआ नहीं है, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सो एवरीवन इज़ मोर एप्रोप्रिएट. एवरीवन इज़, सो द ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी. ऑप्शन बी एवरीवन वेयर एवरीवन इज़ इक्वल. उन्होंने ऐसी सोसाइटी के बारे में ड्रीम किया जहाँ सभी इक्वल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 इज, हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर. Option A says yours, after S there is apostrophe sign. Option B says your apostrophe S. C says yours. D says you apostrophe RS. And option E is no correction required. Now मैंने आपको बताया that possessive case of adjective and possessive case of pronoun are two different things. जब भी हम किसी possessive pronoun को यूज़ करते हैं तो उसके साथ किसी भी नाउन को नहीं यूज़ कर सकते. और दूसरी तरफ जब हम किसी पजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं जैसे कि माई, योर, आर, हिज, हर, तो उसके बाद हमेशा एक नाउन आना चाहिए. एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता. पजेसिव एडजेक्टिव विल बी फॉलोड बाय अ नाउन. सो योर इज़ अ पजेसिव एडजेक्टिव, योर्स इज़ अ प्रोनाउन बट योर इज़ अ पजेसिव एडजेक्टिव. सो योर वर्ड अकेला नहीं आ सकता, या तो वहाँ योर एफर्ट्स लिखा होता जो कि नहीं लिखा है. तो मैं यहाँ अगर योर को योर्स विदाउट अपोस्ट्रोफे, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस मैंने आपको बताया था नाउन के लिए यूज़ किया जाता है. सो ऑप्शन ए, बी और डी तीनों हट गए, बचा हमारे पास ऑप्शन सी. योर्स एक पजेसिव प्रोनाउन है जिसके साथ नाउन नहीं आता है. सो दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. He introduced to the chairman as the general secretary. Option A says introduce yourself, introduce myself. C says introduce myself. D says introduce herself and E says no correction is required. So introduce का रूल है कि introduce के बाद अगर preposition है, इस particular question में to लिखा है तो उसके साथ एक reflexive pronoun add होगा. The reflexive pronoun will depend on the subject. So he का reflexive pronoun क्या है? Himself.
So the correct answer is option B. So this was number 7. Next is, the criminal which was chained grumbled at the police inspector who was taking him to jail. So criminal is a human. For human उन्होंने which word को use किया, which is not used for human. So which को हम यहाँ पे किससे replace करेंगे? Relative pronoun who से, क्योंकि which का use हम animal, babies और thing के लिए करते हैं. So option B में error है, which को हम who से replace करेंगे. Now another question from relative pronoun. The only book which you carry in your bag is in demand nowadays. Now वैसे तो book के बाद which लिखा है, book is a thing, तो which word appropriate होना चाहिए था, but क्योंकि यहाँ पे the only आ गया है, आप यहाँ which का यूज़ नहीं करेंगे, that का यूज़ करेंगे. ये exception पे based है question अब, कि हम instead of which यहाँ पे that यूज़ करेंगे. अगला question. None of these two principals has been looking after his college well. Now इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो प्रिंसिपल्स की बात हुई है पार्ट बी में, और पार्ट ए में वर्ड नन लिखा है. जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे थे वीडियो में, तो मैंने आपको बताया दो में कोई नहीं बताने के लिए नाइदर यूज़ करते हैं, दो से अधिक में कोई नहीं बताने के लिए नन का यूज़ होता है. सो बिकॉज यहाँ पे टू प्रिंसिपल्स की बात हुई है, हम यहाँ नाइदर का यूज़ करेंगे. सो दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो हमने इस वीडियो में कवर किया है. आई होप आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू सो मच.